So let us talk about the property number 8 related to the definite integration, and the property 8 is related to, मैं लिख देता हूँ ये बात, it is related to the estimation of the definite integrals and general inequalities. Let me write it. It is estimation of definite integrals and general inequalities. ठीक है ना, जनरल इनइक्वालिटीज इन इंटीग्रेशन. आइए दोस्तों इसको समझते हैं बढ़िया से, बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच से. ठीक है, चलिए. अब ये तो तय है सारे के सारे इंटीग्रल्स आप नहीं कैलकुलेट कर सकते वाया जो भी अभी तक हमने पढ़ा है. बहुत सारे इंटीग्रेशंस ऐसे होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते अप टिल व्हाट वी हैव टॉट नाउ. हो सकता है आप हायर लेवल स्टडीज पे जाएंगे तो आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल पाएंगे, लेकिन जिन इंटीग्रल्स की अभी इन जो भी बातें अभी तक पढ़ी हैं, जितनी भी टेक्निक्स अभी तक पढ़ी हैं, उनके बेस पे अगर हम आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं एक्यूरेट, तो हम एटलीस्ट उसको एस्टिमेट कर पाएंगे कि ये इस रीजन से इस रीजन में ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी लाई करेगा. राइट? तो ऐसे इंटीग्रल्स के लिए ही बेसिकली ये प्रॉपर्टी नंबर 8 बनी हुई है. तो आइए सबसे पहले हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं. इसके अंदर में फॉर उन फंक्शंस के लिए जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस, फॉर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शंस इन ओपन ए से लेकर के ओपन बी. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का एक छोटा सा बिल्कुल सिंपलेस्ट ग्राफ बना लेता हूँ. जैसे कि लेटस से ये रहा एक फंक्शन, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, लेटस से इस रीजन यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात हो रही है. ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही है. इस रीजन में हमने मान लो एक फंक्शन लिया x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी, और a के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a आएगी और b के कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ b आएगी. ठीक है ना, ये f ऑफ b आ गई. चलिए ठीक है, बढ़िया. मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन दिस शेडेड रीजन. करेक्ट? इस शेडेड रीजन में हमारा इंटरेस्ट है. तो क्या करा जाए, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये तो तय हो गई बात कि ए से बी इंटरवल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, एफ एक्स जो है एफ ऑफ ए से बड़ा है और एफ ऑफ बी से छोटा है. एफ एक्स जो है एफ ऑफ ए से बड़ा है और एफ ऑफ बी से छोटा है. ये बात तो अपने को समझ में आ गई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, जैसा हमने कहा, एस्टिमेशन ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इट इज लेस देन इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ ऑफ बी डी एक्स एंड इट इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ ऑफ ए डी एक्स. ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. यानी ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, इट इज लेस देन एफ ऑफ बी तो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस ए आएगा, क्योंकि इंटीग्रल डी एक्स तो एक्स माइनस ए आएगा. और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए टाइम्स ऑफ ये भी बी माइनस का ए आ जाएगा. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आई एम श्योर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं. पहले मैं एक एक करके, पहले मैं एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ, फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करूंगा, फिर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन की बात करूंगा, और फिर बाद में आपके साथ में इन सबसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे. आई एम श्योर ये बात आप सबको समझ में आई होगी. डायरेक्टली ये वाली चीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता चल गया हो कि जो फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं, एक फंक्शन अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग इन ए से लेकर के बी, मान लो, यानी ये ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया मैंने, ये रहा,
और ये फंक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है। और मान लो इस रीजन में मुझे बात करनी है ए से लेकर के बी, ये रहा, ठीक है ना। दिस इज एक्स इक्वल टू ए, दिस इज एक्स इक्वल टू बी, और ये रहा, करेक्ट, ठीक है ना। इस रीजन में अपने को बात करनी है, ठीक है। और ऑब्वियसली ए से रिलेटेड जो वैल्यू है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ ए आएगा, और बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो एफ ऑफ बी आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एफ एक्स है लेस देन एफ ऑफ बी है, बट ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है। नो डाउट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ऐसा लिखूं? नहीं, एफ ऑफ बी से बड़ा है लेकिन एफ ऑफ ए से छोटा है, क्योंकि ए पर वैल्यू ज़्यादा आ रही है, बी पर वैल्यू थोड़ी आ रही है। इंटीग्रेशन की बात करनी है हमने, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटर्न एज लेस देन, अब इंटीग्रेशन ए से बी आएगा तो एफ ऑफ ए टाइम्स ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा, एंड ग्रेटर देन एफ ऑफ बी टाइम्स ऑफ, यहाँ पर भी बी माइनस का ए आ जाएगा। आई एम श्योर ये बात भी आप सबको समझ में आ गई है। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो आगे भी चला जा सकता है। फिर अब आगे समझने के लिए हमने नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में। तो लेट मी टॉक अबाउट दी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो उस केस में क्या होगा, आइए ग्राफ से ही उससे रिलेटेड उसकी बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट इट। तीसरी बात, फॉर अ नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आप सबके सामने एक ग्राफ बना देता हूँ, ये रहा लेटस से, और ये ऐसा कुछ लेटस से ये फंक्शन आ गया कि इस पॉइंट पर हमने बोला कि भैया ए है, इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं, वेट अ सेकेंड प्लीज, जैसे कि हमने इस पॉइंट पर बोल दिया, हमने कहा लेटस से दिस पॉइंट इज ए, एक्स इक्वल्स टू ए, this point is let us say x equal to c, and this point is let us say x equal to b, करेक्ट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, a के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई f ऑफ a, c के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई f ऑफ c, b के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई f ऑफ b, f ऑफ b। यहाँ तक समझ आती है बातें? हमने क्या देखा, ए से सी में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सी से बी में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी ये एक यहाँ पर एक मिनिमा आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब वो वैल्यू किससे छोटी और किससे बड़ी होगी, हमें पता है इस रीजन में सबसे छोटी वैल्यू सी पर आ रही है और सबसे बड़ी वैल्यू बी पर आ रही है, ग्राफ को देख करके समझ में आ रहा है। तो इट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी टाइम्स ऑफ ऑब्वियसली बी माइनस ए आएगा, क्योंकि इंटीग्रल एक्स डी एक्स बनेगा वो, है ना। और ये बनेगा एफ ऑफ बी टाइम्स ऑफ बी माइनस का ए। यहाँ तक भी आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? तो ये रही तीसरी बात जो हमने समझनी थी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के लिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं फोर्थ बात रिलेटेड टू, मैं ये डायरेक्टली इन जनरल बात कर लेता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? मॉड्यूलस ऑफ इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आप इस बात को समझ रहे होंगे, मैं लिख देता हूं एक बात और, इक्वेलिटी होल्ड्स व्हेन एफ एक्स लाइज कंप्लीटली above the x axis, above the x axis, तब तो इक्वालिटी आएगी, क्योंकि मॉड यहाँ लगाऊं या ना लगाऊं और मॉड यहाँ लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। वरना लेस देन क्यों होगा,
ये बड़ा क्यों होगा भैया, अंदर में जो फंक्शन है मॉड एफ एक्स का मतलब क्या है, मान लो फंक्शन ऐसा जा रहा था तो ये नीचे की चीज ऊपर उठ करके आ जाएगी, तो ऑब्वियसली उसका एरिया या उसका रीजन जो है ये पॉजिटिव के अंदर में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ऐड होगा, विच विल बी ग्रेटर देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का एडिशन। तो ये कारण है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू की बात कर ली, और हमने इससे रिलेटेड इक्वलिटी कब आएगी वो भी अपन ने बात कर ली है। तो आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, हमने प्रूव करना है पाई अपॉन 128 इज लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर होल की पावर 10 dx लेस देन पाई बाय 4। तो दोस्तों अपने आप सोच के देखो, अगर इस इंटीग्रेशन ये अपने को प्रूव करना है, ये क्या करना है, प्रूव करना है। मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, प्रूव इट, ठीक है ना। आ भी सकता है कि इसकी वैल्यू बताओ किन दो इंटरवल के बीच में लाई कर रही है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्लोजेस्ट इंटरवल जहां तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो निकालने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ इंटीग्रल साइन एक्स होल पावर 10 या साइन एक्स होल पावर 100 होता है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू निकालना हमारे लिए विद द गिवन टेक्निक्स पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, अब हम जानते हैं पाई बाय, अब जो साइन एक्स का ग्राफ है वो ये ग्राफ होता है 0 से लेकर के ये पाई बाय 2 यहाँ पर कहीं ना कहीं आता है, यानी पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 के अंदर में जो फंक्शन है वो क्या होता है, एक इंक्रीज कर रहा होता है फंक्शन। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन एक्स की पावर 10 जो है वो भी फंक्शन क्या करेगा, वो भी इंक्रीज ही करेगा। यू गेटिंग माई पॉइंट। अब साइन एक्स होल पावर 10 की भी वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पाई बाय 4 से लेकर के पाई बाय 2 के अंदर में। इसका मतलब जो साइन एक्स होल की पावर 10 है इट इज लाइंग बिटवीन, मैक्सिमम तो वैल्यू 1 आएगी 90 डिग्री पर, और 1/√2 की पावर 10 करूंगा तो 1/2 की पावर 5 यानी 1/32 आएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं I1 मानता हूं तो I1 जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, I1 विल बी ग्रेटर देन 1/32। 1/32 तो आएगा ही आएगा क्योंकि साइन एक्स होल की पावर 10 की बात हो रही है। 1/32 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4 बट लेस देन 1 टाइम ऑफ 1 और फिर पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 4, ठीक है ना। बी माइनस का ये बी माइनस का ए लिखा है, ये एफ ऑफ ए और ये एफ ऑफ बी लिखा हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात। तो मतलब अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 128 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, पाई डिवाइडेड बाय 4। I1 की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी, यही तो अपने को प्रूव करना था, यानी ये आंसर आ चुका है। समझ आई बात ये, ठीक है बढ़िया। इसी तरह अगर मैं सिंपल फंक्शन ले लूँ दोस्तों, साइन एक्स अपॉन एक्स 0 से लेकर के पाई बाय 2 में अपने को प्रूव करना है 1 से लेकर के पाई बाय 2 के बीच में, तो ये भी अपन लोग कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो साइन एक्स अपॉन एक्स फंक्शन है, एक्स टेंडिंग टू 0 पर वैल्यू 1 होती है ना। साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 पर, ये तो हम लिमिट भी लगा करके जानते हैं, ये वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। ये वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। यहाँ तक समझ आ रही है, ठीक है। अब और अगर मैं पाई बाय 2 पर बात करूंगा, पाई बाय 2 पर बात करूंगा दोस्तों, तो ये वैल्यू 2/पाई आ जाएगी, 2/पाई। इसका मतलब, और ये फंक्शन आप चेक करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो लेस देन 0 आएगा, यानी फंक्शन ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। यानी अगर ये फंक्शन को मैं नाम आई दे देता हूँ, लेट अस से जो आई है, आई ले लेते हैं, तो जो आई है वो किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा, आई लाइज बिटवीन किसके बीच में, ये आ जाएगा 2/पाई टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस का 0। ये कम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई 2/पाई वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस का 0, यानी आई इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन पाई बाय 2। ये अपने पास रिजल्ट प्रूव हो जाता है। समझ आई ये बात, ठीक है बढ़िया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन की बात करूं, मान लो इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 प्लस एल एन एक्स की बात करूंगा, 2 प्लस एल एन एक्स की बात करूंगा 1 से लेकर के e, इट इज ग्रेटर देन e माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 3 बट लेस देन e माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके बीच में प्रूव करना है। तो दोस्तों आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एल एन एक्स तो फंक्शन 1 से लेकर के e के अंदर में
ln x की बात करूँ तो 1 यहाँ पर कहीं होता है, 1 से e में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो नटशेल में वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ln e तो 1 होता है, ठीक है ना, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो मतलब ई पर मैक्सिमम, अब 1 से लेकर के ई पर जा रहे हैं, तो 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी 1/2 प्लस ln x किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। अब ई पर वैल्यू निकालोगे तो ln e 1 यानी 1/3, और 1 पर वैल्यू निकालोगे तो यानी 1/2। अब जो मेरा अंदर का जो फंक्शन है 1/3 से लेकर के 1/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट दोस्तों अगर मैं इसको, जिसकी हमने ये वैल्यू प्रूव करनी, इसको मैं आई मानूं, तो दोस्तों आई इज ग्रेटर देन 1/3 टाइम्स ऑफ ई माइनस का 1, राइट, एंड इट इज ग्रेटर देन 1/2 टाइम्स ऑफ ई माइनस का 1। तो दोस्तों ये आपके पास आंसर आ चुका है, ये आंसर आ चुका है। आई एम श्योर दिस पॉइंट इज perfectly clear to all of you. The property 8 of definite integration, which is related to what? It is related to the estimation of the definite integrals, right? और इसी से रिलेटेड आईआईटी के अंदर में क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ठीक है ना, इसी से रिलेटेड आईआईटी के अंदर में क्वेश्चन पहले पूछे भी गए हैं, और दिस इज रियली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर आप सबको बढ़िया से समझ में आया। मैं दोहरा दे रहा हूँ सारी बातें। एस्टिमेशन के अंदर में हमने सबसे पहले मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करी, ठीक, फिर हमने मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करी, तो फिर उसके बाद हमने नॉन मोनोटोनिक की बात करी, फिर उसके बाद हमने रिलेटेड टू द मॉड्यूलस की बात करी, और उसके बाद हमने कुछ 2-3 सवाल करे और हमें ये बातें समझ में आ गई हैं।